हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। पिछले कुछ दिनों से यह बात चल रही है जापान में कि जापान का जो रक्षा बजट है उसे बढ़ा दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने, यानी कि जो वहां सत्ता पार्टी है, उसने एक प्रस्ताव भी दिया है जो कि अभी चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर यह रक्षा पर जो बजट बढ़ाने की बात चल रही है क्यों हो रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या वजह है कि बढ़ाया जाना उन्हें आवश्यक लग रहा है। साथ में अन्य जो भी जरूरी आयाम हैं उसे हम कवर करेंगे इस खबर के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि खबर क्या है। तो खबर तो यह है कि वाई इज जापान इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट, द हिंदू की खबर है और इसी को हमें विस्तार से जानना है, जिसके कुछ बिंदु हैं जैसे कि चर्चा में क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, चर्चा में होने की एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि रक्षा बजट पर अभी वहां की जो सत्ता में पार्टी है वह प्रस्ताव लेकर आई है। अब जानेंगे इसके पीछे की पृष्ठभूमि कि आखिर यह रक्षा बजट बढ़ाने की बात क्यों हो रही है, उसके पीछे की शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि जापान का जो संविधान है, जो वर्तमान में वहां का संविधान है, वह संविधान क्या बातें कह रहा है इस बजट के बारे में, यानी कि बजट से जुड़ी हुई, इस रक्षा बजट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं इनडायरेक्टली, उससे जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, यानी कि जो वहां पर सत्ता में अभी जो पार्टी है, उसने क्या प्रपोजल दिया है और वह प्रपोजल क्या आवश्यक है या क्या आवश्यक नहीं है। इस पे चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि नीति में बदलाव के कारण क्या थे। जापान जो कि युद्ध से बचने की कोशिश में लगा रहा, वह भी अब क्यों अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे की राह क्या है और उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को धार देगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जापान जो है, रक्षा बजट इसका हमेशा से कम रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब वहां पर उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और उसके बाद कुछ समझौते हुए, संधियां हुई, उसके बाद जापान ने भी यह बात ठान ली कि वह अब शांति के रास्ते पर चलेगा, युद्ध से अपने आप को बचा करके रखेगा। इस वजह से वह बचता भी रहा और इस वजह से ही उसने संविधान में कुछ ऐसी बातें भी, प्रावधान भी डाले। अमेरिका की एक द्विपक्षीय सुरक्षा संधि पर निर्भर रहने की एक जो चाह थी वो अभी कुछ समय से कम हुई है। अब ये क्या है? द्विपक्षीय सुरक्षा संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक संधि हुई, 1951 में हुई, सैन फ्रांसिस्को संधि इसका नाम है। सैन फ्रांसिस्को में ही यह संधि हुई थी अमेरिका और जापान के बीच में। तो इसमें हुआ क्या कि अमेरिका ने यह बात कह दी कि वह जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। अब जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के साथ कुछ वहां पर समझौते भी करने पड़े जापान को, क्योंकि वह युद्ध में हारा हुआ देश था। इसी की वजह से ही कुछ ऐसे ही संविधान में प्रावधान आए जो कि एक आवश्यकता भी थी और दबाव भी था, आप चाहे जो समझ सकते हैं, लेकिन यह जापान की आवश्यकता भी थी क्योंकि युद्ध में उसकी कमर टूट गई थी परमाणु हमले के बाद से। देश का रक्षा बजट दुगना करने का हालिया जो प्रस्ताव आया है, इससे यह बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वैश्विक जो राजनीति है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, उस बदलाव को समझने की जरूरत है। तो बात आती है यहां पर कि क्या कहता है जापान का संविधान। इसे ही जान लेते हैं कि जापान का जो संविधान है 3 मई 1947 को अधिनियमित हुआ। अब इस संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 9। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जापान अपने लिए, किसी और की बात नहीं कर रहा है, अपने स्वयं के लिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में गैर कानूनी मानेगा किसे? युद्ध को, यानी कि युद्ध उसके लिए क्या होगा? गैर कानूनी होगा। यह बात जापान कहता है अपने ही लिए, मतलब वह अपने हित के लिए भी युद्ध नहीं लड़ेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 9 में है और इसे कानून के खिलाफ माना गया है। यानी कि जो जापान का संविधान है, जापान का संविधान ही जापान को युद्ध करने से रोकता है। अब बात आती है युद्ध की क्षमता वाले सशस्त्र बलों को नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान भी साफ साफ किया गया है इसी संविधान में। लेकिन अब यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सशस्त्र बलों को नहीं रखा जाएगा, युद्ध की क्षमता वाले, जैसे कि जापान में एक जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स है, वह है, उसके बावजूद भी है, संविधान के होने के बाद भी है। तो उसको हम जानते हैं कि आखिर यह जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स क्या है, यानी कि जापान की जो आत्मरक्षा सेना है यह आखिर क्या है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एकीकृत सेना है एक, और यह सेल्फ डिफेंस के लिए जापान ने
तैयार की है और कई वर्ष हो चुके हैं इसको। अब उसी दौरान संधि के कुछ समय बाद ही अस्तित्व में आई थी और इसे रोका नहीं गया, यानी कि इस पर लगाम नहीं लगाया गया, क्योंकि इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। अब शर्तें कैसे रखी गई थी? शर्तें यह रखी गई थी कि यह जो है यह जापान के द्वीपों तक ही रहेगा, यानी कि जापान से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अभी बातें बदली हैं। अभी हो ऐसा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना की जो कार्यवाहियां होती हैं उसमें जापान के ये सैनिक भी जाते हैं। तो अब बात आती है कि इसे स्थापित किया गया था किस वजह से? कि रूस से रक्षा करने के लिए, क्योंकि रूस वहां पर अमेरिका के विरोध में था, आपको पता ही है इतिहास पूरा। तो ऐसे में अब 2010 में क्या हुआ कि जापान ने साफ कर दिया कि यह जो इनकी ये फोर्स है, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, एक जमाना था जब वह रूस से बचने के लिए उसने वह फोर्स तैयार की थी, लेकिन अभी इस फोर्स की जरूरत उसे चीन से बचने के लिए है, यानी कि उसे खतरा रूस से नहीं चीन से ज्यादा महसूस हो रहा है। तो यही बात भी है और यही वजह भी है कि यह जो पार्टी है अभी सत्ता में, उसने यह जो बजट का एक प्रस्ताव पेश किया है, उस प्रस्ताव में यही बात रखी है कि दरअसल चीन से हमें खतरा है और चीन से अगर खतरा है तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा, अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना होगा, सैन फ्रांसिस्को की संधि के भरोसे नहीं बैठना होगा। क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन की हालत क्या हो गई, पश्चिमी देशों ने साथ नहीं दिया यूक्रेन का। इसी तरह से ताइवान वाले मामले में भी आप देख सकते हैं कि वैश्विक राजनीति में बहुत सारे देश चुप पड़े हुए हैं, यानी कि चीन कभी भी हमला करके उसे पूरी तरह से अपना बना सकता है। अब बात आती है यहां पर कि लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का जो प्रपोजल है वो क्या है, इसे जान लेते हैं। तो देखिए, जो वहां का रक्षा बजट है वो अभी 6 ट्रिलियन येन है, जिसे हम डॉलर में कितना कहेंगे, 43 बिलियन डॉलर। काफी बड़ी रकम है, क्योंकि सबसे बड़े जीडीपी वाले देशों में से एक है जापान, और उस जापान का अगर 1%, सिर्फ 1% अभी सिर्फ 1% अभी उसका रक्षा बजट है, जीडीपी का 1%। अब इसे चाहते हैं कितना, 1% से 2% करना चाहते हैं। अब एक में ही तो इतना है, 2 साल में ठीक ठाक पहुंचाने की संभावना है। अब बात आती है कि 5 साल में इसे दुगना कर देंगे। 5 साल मतलब आने वाले 5 साल में। अब यहां पे एक और बात आती है कि वे कुछ अन्य उत्पादों का भी जो रक्षा से संबंधित, जैसे कि आपके मिसाइलें हैं, तरह तरह की मिसाइलें, एक हो गई आपकी क्रूज मिसाइल का विकास करेंगे, जिसकी रेंज कितनी होगी, 1000 किलोमीटर, यानी कि उसकी जद में चीन भी होगा और कोरिया भी होगा, उत्तर कोरिया। उसके अलावा देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी विकास किया जा रहा है, उसके लिए शोध चल रहे हैं और बहुत जल्दी उसे अस्तित्व में लेकर आएंगे, जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज गति से चलती है। ऐसी मिसाइलें अगर जापान के पास होंगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। अब बात आती है फाइटर जेट की भी, तो इस पर भी प्रयोग वहां पर किए जा रहे हैं। अब यह तो प्रस्ताव हो गया, किसके द्वारा, सत्ता में जो पार्टी, ये प्रस्ताव आया क्यों, इस पर अगर बात करें तो देखा जाएगा कि प्रस्ताव आने के जो कारण थे, यानी कि जो नीति आई है, इस प्रकार की नीति आई है, उसके पीछे के कारण थे चीन का तेजी से उदय, जो कि मैंने आपसे कहा ताइवान वाले मामले में आप देख सकते हैं किस प्रकार से दबाव चीन के द्वारा बनाया जा रहा। उसके अलावा उत्तर कोरिया का बढ़ता सैन्यीकरण, उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में एक सैन्य परीक्षण किया था और वह सैन्य परीक्षण जो था वह जापान से बहुत करीब हुआ। इससे जापान को यह बात समझ में आई कि वह परीक्षण वास्तविकता में भी बदल सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के जो आक्रमण हुआ, उससे यह बात भी समझ में आ गई कि वैश्विक परिदृश्य में अगर इसे देखा जाए तो अगर यूक्रेन की मदद करने के लिए वे देश नहीं आ रहे हैं जिन्होंने उसे थोड़ी बहुत कहा जाए तो उकसाया भी था, तो ऐसे में कैसे आप मान सकते हैं कि एक संधि को लेकर के अमेरिका आपकी मदद, यानी कि जापान की मदद करने आ ही जाएगा। एक संभावना तो बनी हुई कि शायद ना आए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा अगर आपके पास कुछ साधन ही नहीं है। इस वजह से यह बात चली। अब एक और सेनकाकू द्वीप का विवाद। सेनकाकू द्वीप ऐसा द्वीप है जिसे कि आमतौर पर यही माना जा रहा था, चूंकि अमेरिका ने उस संधि के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह माना ही था कि यह जापान का हिस्सा है। इस वजह से अगर उसे जापान का हिस्सा मान लिया गया तो अब वह जापान का हिस्सा ही होना चाहिए। लेकिन एक तरफ दबाव दिया जा रहा है, यानी कि दावा किया जा रहा है चीन के द्वारा कि वह चीन का हिस्सा है। देखिए, इस प्रकार के द्वीपों पर जो दावे किए जाते हैं उसके पीछे की एक बड़ी वजह होती है, वहां पर बहुत सारे संसाधन मौजूद होते हैं। तो उन संसाधनों के इस्तेमाल के लिए, उन संसाधनों पर
हक हो जाने के लिए यह दावे किए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैप है, मैप में आप देखिए तो यहां पर आपको जापान दिखेगा, आपको यहां पर ये चीन दिख रहा होगा, और इसके साथ ही आप देखिए यहां पर ये नॉर्थ कोरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से जो जापान है उसे यहां से भी खतरा महसूस हो रहा है और यहां से भी खतरा महसूस हो रहा है, और जो विवाद है ईस्ट चाइना सी में ही हो रहे हैं चीन के साथ में। तो ऐसी स्थिति में जापान अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए सेना को और मजबूत करना चाहता है, रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है, तो यह उसकी विचारधारा को समझाने में मदद कर रहा है कि वह शांति के रास्ते पर तो है, लेकिन मामला यहां पर आत्मरक्षा का दिखाई दे रहा है। और यही वहां के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। अब आगे की राह में देखें तो आखिर क्या होना चाहिए, तो बात यही है कि मैंने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार रणनीति होनी चाहिए। तो अगर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार जापान को लगता है तो वो रणनीति वह बना सकता है। दूसरी बात, संप्रभु राष्ट्र को निर्णय लेने का अधिकार तो होता ही है। जापान एक संप्रभु देश है, अगर वह इस प्रकार का कोई निर्णय ले रहा है उसके पीछे अपने कोई कारण है, उसकी अपनी सुरक्षा का मसला है, तो वह ले भी सकता है। तीसरी बात, रूस यूक्रेन युद्ध से मिलती सीख, जैसे कि मैंने आपसे कहा यूक्रेन वाले मामले पर भी अन्य देश किस प्रकार से खामोश थे, या अगर उन्होंने अपनी आवाज दी भी तो सिर्फ आवाज दी, मदद नहीं की यूक्रेन की। उसके अलावा चीन की साम्राज्यवादी नीतियों पर लगाम लगाने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से चीन अपनी नीतियों के द्वारा अपने आसपास क्षेत्र को हड़प लेना चाहता है, उस पर दावा करता रहता है, उस पर लगाम लगाने की भी आवश्यकता महसूस होती है। अब इसके लिए देखिए, एक तरफ तो है क्वाड समूह। क्वाड समूह आपको पता होगा 4 देशों का समूह है, ये चतुर्भुज आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ तो आपका इंडिया हो गया, एक तरफ यहां पर आपका जापान हो गया, एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इधर आपका अमेरिका हो गया। ये 4 देश मिलकर क्वाड बनाते हैं, और यह जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक दूसरे की रक्षा में और आर्थिक तरीके से मदद भी चारों देश मिलकर कर रहे हैं। अब इस वजह से जापान को इस क्वाड समूह में एक्टिव रहना ठीक रहेगा। उसके साथ ही जो 2+2 वार्ता, यह 2+2 वार्ता जापान के द्वारा ही शुरू की गई थी दुनिया में, और आज दुनिया भर के देश 2+2 वार्ता कर रहे हैं। 2+2 वार्ता का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, यानी कि 2 देशों के जो उच्च स्तरीय मंत्री होंगे वो आपस में मिलेंगे और एक दूसरे की रक्षा के लिए या तो एक दूसरे के हितों के लिए वहां पर चर्चाएं होंगी। तो इस तरह की वार्ता, जैसे भारत के साथ भी वार्ता चलती है, अन्य जो देश हैं जो कि मदद कर सकते हैं उसकी, चीन के खिलाफ एक अच्छी रणनीति बनाने में ऐसे देशों के लिए जापान अपनी सहायता प्राप्त कर सकता है। तो अब बात आती है आज के टॉपिक की, तो यही तक आज का हमारा टॉपिक था। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन पर चर्चा। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1951 में हुई सैन फ्रांसिस्को संधि के तहत जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश ने ली? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न है, उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जल्द ही मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।